प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में संविधान पर हुई बहस का जवाब दिया। पीएम ने कहा कि देश में कोई रास्ता दिखाने वाला है तो वो संविधान है। पीएम ने ये भी कहा कि देश हमारी तरफ देख रहा है और हम ये जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान का जश्न मनाने की वजह यह है कि देश के युवा महान नेताओं के बारे में जान सके। बहुत आशंकाएं थी कि भाई ये गाड़ी चलेगी क्या, ये लोग कर पाएंगे क्या, और अंग्रेजों को भी उसमें इंटरेस्ट था इस बात को जरा बल देने में, और इसलिए लोगों को नहीं लगता था। लेकिन हमने अनेक बाधाओं के बीच भी इतने साल जो बिताए हैं, हमारे उन महापुरुषों ने कितना उत्तम हमें एक मार्गदर्शक संविधान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके मन में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर एक सपना है। हम धीरे धीरे करके अगर हिंदुस्तान के सभी राज्य हर वर्ष एक राज्य मनाना शुरू कर दें और ज्यादा नहीं। पीएम ने कहा कि देश समता और ममता से ही आगे बढ़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर चुप रहने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि संविधान की बात तो की जाती है, लेकिन दलितों को कुत्ता कहने वाले मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है। असहनशीलता पर लोकसभा में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने जनरल वीके सिंह के बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। And I'm looking around here and I can't see Mr. VK Singh, a general who likened Dalit children to dogs, who called Dalit children dogs. राहुल ने कहा आज देश में विरोध का मतलब देशद्रोह हो गया है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें जेटली ने असहिष्णुता पर हो रहे विरोध को प्रायोजित बताया था। Why would they manufacture it? Arun Jaitley ji, this is not a dream like your Make in India project. This is reality. गुजरात मॉडल की हवा निकलने की बात कहकर राहुल गांधी ये जताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास कोई रोड मैप है ही नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पेरिस में मोदी के साथ उनकी मुलाकात की पहल पीएम मोदी ने की थी। इसके साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी बिना शर्त बातचीत की बात नहीं कही। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनलों से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि बातचीत की पहल दूसरी तरफ से हुई थी। वो अपना आज वहाँ बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तशरीफ लाए और उन्होंने आके जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हम अपना चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। माल्टा में कॉमनवेल्थ समिट में दिए गए अपने बयान से भी शरीफ ने यू टर्न ले लिया कि आपने उनको ये वादा किया है कि आप अपने मोदी के साथ, इंडिया के साथ कोई शर्त नहीं रखेंगे अपनी मुलाकात के वक्त। तो क्या कहेंगे ये सिलसिले में? मैंने तो कोई ऐसी बात ना मैंने की ना कभी किसी ने मुझसे की है। देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद भारत में पाकिस्तान के साथ बातचीत न करने का दबाव मोदी सरकार पर बढ़ सकता है। देश में चल रही असहिष्णुता की बहस के बीच में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि गंदगी जो है वो हमारी गलियों में नहीं, हमारी सोच में है। 3 दिन की यात्रा पर गुजरात पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साबरमती आश्रम में कार्यक्रम के दौरान कहा कि असली गंदगी गलियों पर नहीं, सोच में होती है। And our unwillingness to let go of views that divide society into them and us. राष्ट्रपति ने कहा हमें संवाद और अहिंसा की ताकत को भूलना नहीं चाहिए। Only a non-violent society can ensure the participation of all sections of the people's
especially the marginalized and the dispossessed in our democratic process. राष्ट्रपति ने इशारों में ही सही असहिष्णुता पे निचोड़ कह दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हैरान होने वाला फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 35,000 कांस्टेबलों की भर्ती अब लिखित परीक्षा नहीं बल्कि फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगी। अब सिर्फ फिजिकल टेस्ट ही यूपी पुलिस में शामिल होने के लिए काफी होगा। कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया गया कि यूपी में होने वाली 32,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती होगी, बिना किसी लिखित परीक्षा के। भर्तियां 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होंगी। 35,000 जवानों की भर्ती हो जाए, जिसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। 10th और 12th की मार्कशीट में जो मार्क्स हैं उनको लेकर के, और फिजिकल टेस्ट सीधा भर्ती होगी। इस भर्ती के बाद सिपाहियों को करीब 20,000 रुपए का वेतन मिलेगा। मॉडर्न पुलिसिंग आज के समाज की जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिखित परीक्षा को दरकिनार कर महज फिजिकल टेस्ट के आधार पर भर्ती करने का फैसला हैरान करने वाला है। जी न्यूज़ को सीबीआई को एक विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी कॉपी हाथ लगी है। इस कॉपी में इंद्राणी से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही इंद्राणी के कई हाई प्रोफाइल दोस्तों के नाम भी शामिल हैं। जी न्यूज़ के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक जिन लोगों से इंद्राणी के करीबी रिश्ते रहे हैं उनमें 2 IPS, कई बिजनेसमैन और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का दामाद शामिल है। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि खुद को पश्चिम बंगाल के CM का दामाद बताने वाले इस शख्स ने अपना बयान CBI के सामने दर्ज कराया था, जिसमें उसने इंद्राणी से नजदीकी रिश्ते होने की बात मानी भी थी। इन दस्तावेजों में जिन 2 IPS का जिक्र किया जा रहा है उसमें से एक का नाम बॉलीवुड के मशहूर विलेन के नाम पर है, जबकि दूसरे IPS का नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के उपनाम पर आधारित है। इस स्टेटमेंट की कॉपी बाहर आने से राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के लोकपाल बिल पर केजरीवाल सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बिल का विरोध करने वाले प्रशांत भूषण को भी आज जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के लोकपाल का विरोध कर रहे प्रशांत भूषण केजरीवाल को रेडियो पर विज्ञापन जारी करके बहस की चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज प्रशांत भूषण को ये जवाब दिया। प्रशांत जी को डिबेट लोकपाल पर करनी है कि उनको डिबेट अरविंद केजरीवाल से करनी है? वहीं अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने बिल के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी यही तो पॉइंट है, वो अभी मैंने सजेशन दिया है, वो अगर इसमें आ गया तो फिर वो कानून अच्छा बन जाएगा। केजरीवाल सरकार बिल का विरोध करने वालों को बीजेपी समर्थक बताकर विरोध को खारिज कर रही है। हरियाणा के अंबाला में एक हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आई कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 15 लोगों को एक आंख से दिखना बंद हो गया। अंबाला के सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आई कैंप लगाया गया था। ऑपरेशन के बाद सभी को इन्फेक्शन हो गया और आंखों की रोशनी चली गई। बाद में सभी को चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ही क्षेत्र है। घटना के बाद हड़कंप मचा तो अनिल विज लोगों से चंडीगढ़ PGI मिलने पहुंचे और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। मुख्यमंत्री खट्टर ने भी प्रतिक्रिया दी। इससे ज्यादा क्या गंभीरता दिखाएंगे? जैसे पता लगा मैंने हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत कहा है कि चले जाओ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा। सरकार को पहले जांच करनी चाहिए और ऐसा हुआ पहले एक आधा जैसे हुआ है तो उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, आगे तजर्बा लेना। सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार की इजाजत के बिना कैसे आंखों के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया गया। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 62 रुपए बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 606 रुपए 50 पैसे का हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज घोषणा की कि गैर सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर का भाव अब 606 रुपए 50 पैसे हो गया है। अब तक इसका भाव 545 रुपए था। इस भाव में ये लगातार दूसरी बार इजाफा हुआ है। 1 नवंबर को बाजार मूल्य पर बेचे जाने वाले LPG सिलेंडर के भाव में 27 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं कल पेट्रोल के दाम में 58 पैसे और डीजल के दाम में 25 पैसे की कटौती हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के मद्देनजर हर महीने एलपीजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा की जाती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई है। बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए 13 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। ये सनसनीखेज तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर इलाके की हैं। पुलिस को पता लगा था कि 13 साल के करण महाजन को अगवा करके इसी स्कूल में रखा गया है। पुलिस ने स्कूल को घेरकर बदमाशों पर फायरिंग की और बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बच्चा सकुशल उस क्वार्टर से बरामद हो गया है। मौके से 4 पिस्टलें मिली हैं। इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया अपराधियों ने, जिसमें एक बदमाश के गोली भी लगी है। इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इस किडनैपिंग की प्लानिंग बेहद प्रोफेशनल तरीके से की गई थी। करण को अगवा करने के लिए बाकायदा सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया गया। करण से दोस्ती की गई और उसे बहाने से सोसाइटी के बाहर ले जाया गया। मुंबई के मालाड इलाके में फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठे एक शख्स को गोली मारने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुंबई में ये खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। मलाड के कुरार इलाके में ये वारदात उस वक्त हुई जब कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग एक साथ बैठे थे। उसी दौरान बदमाश आया और उसने गोली चला दी। देखिए कैसे जिस शख्स को गोली लगी वो पहले तो खड़ा हुआ लेकिन फिर चित हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वो वहाँ से फरार हो गया। लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। गंभीर रूप से घायल हुए शख्स को कमर में गोली लगी है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। चोर एटीएम मशीन को ही एटीएम से बाहर लेकर आए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही ये वारदात जोधपुर के मडोर रोड की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह चोर पहले एटीएम को रॉड से तोड़ते हैं, फिर कैश बॉक्स को उठाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स भारी होने की वजह से चोर इसे नहीं उठा पाते, इसीलिए घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे गिराते हैं। इस बॉक्स को सड़क पर लाने के बाद 3 चोर इसे कार में रखने की मशक्कत भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वो इसे सड़क पर ही छोड़कर भाग जाते हैं। इस एटीएम को पहले भी तोड़ने की कोशिश की जा चुकी थी, इसके बावजूद यहाँ किसी गार्ड की तैनाती नहीं की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ से कुत्तों की खूनी फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लोग कुत्तों की इस लड़ाई पर लाखों रुपए का सट्टा लगाकर खूनी खेल खेलते हैं। 2 कुत्तों के बीच खूनी लड़ाई, ताली बजाते और चिल्लाते लोग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में होने वाली ये डॉग फाइट सिर्फ शौकिया नहीं है बल्कि इसमें पैसे भी बरसते हैं। खुलेआम शौक के लिए डॉग फाइट की जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रसूखदार लोग खुलेआम कुत्तों को खूनी खेल खिलवाते हैं। न सिर्फ महंगी नस्ल के कुत्तों को पहले पाला जाता है बल्कि उन्हें इसीलिए तैयार किया जाता है कि वो इतने खूंखार बन जाएं कि वो दूसरे कुत्ते का खून बहा दे। कुत्तों के इस खूनी खेल में लाखों का सट्टा लगाया जाता है। तो इस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो उस पर जो है कि जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई रहेगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। भारत में डॉग फाइट बैन है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खूनी खेल ने कानून से खिलवाड़ की तस्वीर उजागर करके रख दी है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के भतार गांव में एक तेंदुआ घुस गया और उसने 4 लोगों को घायल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि तेंदुए जैसे जानवर से निपटने और उसे पकड़ने के लिए आज भी वहां के वन विभाग के पास लाठी का ही सहारा है। डरा सहमा तेंदुआ और उसे भगाने में जुटे वन विभाग के कर्मचारी और आम लोग। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के भतार गांव के लोगों के लिए कतई नई नहीं है। इस जिले में बड़ा वन क्षेत्र है जहां से अक्सर जानवर निकलकर गांवों के भीतर पहुंच जाते हैं। इस बार भी गांव में घुसे तेंदुए ने 4 लोगों को घायल कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी वन विभाग के कर्मचारी बस देखते ही रहे, क्योंकि उनके पास तेंदुए को पकड़ने के लिए साजो सामान के नाम पर सिर्फ लाठियां हैं। वन विभाग को कर्मचारियों ने इस बारे में कई बार जानकारियां दी, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। स्टाफ की भी समस्या है, संसाधनों की भी समस्या है। संसाधन भी इतने नहीं है कि हम उनको पैंथर को आसानी से पकड़ सकें। आज के इस हाईटेक दौर में प्रशासन और वन विभाग का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जनता और वन विभाग के कर्मचारियों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ हमला कर रहे रूस पर व्हाइट फास्फोरस की बमबारी के आरोप लगे हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये व्हाइट फास्फोरस ही है या आईएसआईएस का कोई प्रोपेगेंडा है।
बमबारी के दौरान आसमान से हो रही सफेद रंग की बारिश की तस्वीरें सीरिया में ISIS के कब्जे वाले शहर रक्का की बताई जा रही हैं। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये सफेद रोशनी है क्या। हालांकि सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन ISIS के समर्थक इसके व्हाइट फास्फोरस होने का दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस हमले के वक्त पूरा आसमान रोशनी से भर गया था। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इसे रूस के हमलों से बचने के लिए ISIS का दुष्प्रचार बता रहे हैं।